ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो पार्ट 2 और ये कहानी मुझे इंग्लिश में मिली हुई थी। इसको हिंदी ट्रांसलेट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है, जिस वजह से मैं यह स्टोरी थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अब इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा उपन्यास जिसके हर मोड़ पर कुछ रोमांस होगा तो कुछ एक्शन, कहीं सस्पेंस होगा तो कहीं सरप्राइज, जिसमें साइंस भी है और संस्कृति भी है। पर एक्चुअली आगे क्या हुआ होगा, चलो सपोज करते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। मनाली के खूबसूरत वादियों के बीच बना प्रेसिडेंशियल स्वीट के टेरेस गार्डन में बैठा रोहित मारवा लगातार एक तरफ देखे ही जा रहा था और अपने ख्वाबों की दुनिया में ऐसा मशगूल है कि ना तो उसे अपने आसपास की कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। अगर वह कुछ देख पा रहा है और कुछ सुन पा रहा है तो वह है खुली आंखों से मीठा ख्वाब। जिस ख्वाब में रोहित मारवा, अनिका गुलेरिया और उसके तीनों बच्चों का एक खुशहाल परिवार हो गए हैं, उनकी जिंदगी की हर समस्या खत्म हो गई है। वह अनजान दुश्मन जिसने अनिका गुलेरिया की किडनैपिंग की, उसके चेहरे से नकाब हट चुका है। अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा उसकी ताकत का सामना करने के लिए एकजुट हो चुके थे। उस खतरनाक दुश्मन के अपनों को खत्म करके रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया ने उसे कमजोर कर दिया था। वह अनजान फरिश्ता जिसने अनिका गुलेरिया की जान बचाकर उसे वापस रोहित मारवा के पास भेजा था, उस अपने की असलियत अनिका गुलेरिया को याद आ चुकी थी, जिसकी सच्चाई अनिका गुलेरिया ने रोहित मारवा को बता दी थी। वह अनजान शख्स जो रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया के रिश्ते के बीच में आ गया था, दरअसल वह सिर्फ अनिका गुलेरिया की मदद कर रहा एक शख्स था, जिसका अनिका गुलेरिया के साथ कोई अनुचित रिश्ता नहीं था। लगातार अनिका गुलेरिया को परेशान कर रहा कुसुम का केस सुलझ गया था और सनी एक बार फिर से जिंदगी की ओर लौट गया था। सनी की जिंदगी से जुड़ी शर्मिला की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या लगभग सुलझ गई थी। उसकी माँ भी उसे मिल गई थी। रोहित मारवा पिछले 4 घंटे से टेरेस गार्डन पर एक ही जगह पर बैठा हुआ था और लगातार गहरी सोच में डूबा हुआ था। कभी उसके चेहरे पे गुस्से के एक्सप्रेशन होते तो कभी खुशी के, कभी उसका चेहरा एकदम शांत दिखाई देता तो कभी बहुत डिस्टर्ब। मनाली की ठंडी हवाएं रोहित मारवा के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। ठंड से रोहित मारवा के शरीर का हर रोआ रोआ खड़ा हुआ था। ये हवाएं रोहित मारवा के शरीर को स्पर्श कर रही थी, मगर उसके मन मस्तिष्क तक नहीं पहुंच रही थी। रोहित मारवा को एहसास नहीं था कि दिन कब ढल चुका था और ठंड काफी बढ़ चुकी थी। और एहसास होता भी कैसे, इतना मीठा ख्वाब रोहित मारवा अपनी खुली आंखों से देख रहा था, जिसमें उसे उम्मीद थी कि आज जब अनिका गुलेरिया की बेहोशी टूटेगी और नींद से आंखें खुलेगी तो उसे अपनी याददाश्त वापस मिल चुकी होगी और रोहित मारवा की जिंदगी की हर समस्या खत्म हो जाएगी। तभी आवाज आती है, डैडी, मम्मा को होश आ रहा है, डैडी सुनिए ना, मम्मा को होश आ रहा है। कई बार आवाज लगाने पर भी जब रोहित मारवा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो रिया ने रोहित मारवा के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे हिलाते हुए कहा, डैडी डैडी, आर यू लिसनिंग डैड, मॉम को होश आ रहा है, लेट्स गो, जल्दी चलो डैड। रिया की आवाज से जैसे ही रोहित मारवा अपनी सोच से बाहर आया तो वह चौंक उठा था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी और वह अपनी ही सोच पर हैरान होने लगा था कि उसने कितनी दूर दूर तक की बातें सोच ली थी। और दूसरी तरफ अभी तक अनिका गुलेरिया की नींद भी नहीं टूटी थी। रोहित मारवा और बच्चे बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब अनिका गुलेरिया की आंखें खुले और वह जान पाए कि अनिका गुलेरिया की याददाश्त वापस आ गई है या नहीं, उनके दिए हुए जूस का अनिका गुलेरिया पर असर हुआ था या नहीं, वह करिश्माई लाल फूल उनके जिंदगी में करिश्मा कर पाया था या नहीं। रोहित मारवा ने अपना होश संभाला और रिया का हाथ पकड़ते हुए टेरेस गार्डन से नीचे उतरकर सीधा अनिका और गुलेरिया के पास पहुंच गया था। अनिका गुलेरिया बेडरूम के बेड पे लेटी हुई थी और बार बार धीरे धीरे अपने सर को दाएं बाएं हिला रही थी, मानो वह नींद में कोई ख्वाब देख रही थी। अनिका गुलेरिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। अनिका गुलेरिया ने अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर रख लिया था और फिर उसे अपनी आंखों पर इस तरह से रख लिया जैसे वह अपनी आंखों को कुछ ना देखने के लिए कह रही हो। तभी अनिका गुलेरिया अचानक से उठकर बैठ गई और अपनी दोनों हथेलियां बिस्तर पर रखकर इधर उधर देखने लगी थी। जब अनिका गुलेरिया को चारों तरफ देखकर अच्छी तरह से तसल्ली हो गई थी कि वह किस जगह पर मौजूद है, तब उसने अपने बच्चों की ओर देखा और इशारे से पास आने के लिए कहा था। बच्चे जब पास आते ही
अनिका गुलेरिया ने उन्हें गले से लगा लिया और बारी बारी उनके माथे और चेहरे को चूमने लगी थी। तभी अलेक्जेंडर ने अनिका गुलेरिया से पूछा, मॉम, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? बेसब्र होकर रिया भी बोल उठी थी, मम्मा बताइए ना, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? अनिका गुलेरिया कुछ जवाब दे उससे पहले आर्यन ने भी यही सवाल दोहरा दिया था। मॉम, आपकी याददाश्त वापस आ गई है? अनिका गुलेरिया ने बच्चों की तरफ देखकर जवाब देते हुए कहा, अभी तुम सब अपने रूम में जाओ, हम बाद में बात करते हैं। मुझे डैडी से कुछ जरूरी बात करनी है। तीनों बच्चे और रोहित मारवा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब अनिका गुलेरिया की आंखें खुलेगी और वह जान पाएंगे कि अनिका गुलेरिया की याददाश्त वापस आई या नहीं। लेकिन अनिका गुलेरिया ने बच्चों को किसी बात का जवाब नहीं दिया था। वो तीनों बच्चे एक स्वर में बोल उठे, मॉम, पहले आप हमें बताइए कि आपकी याददाश्त वापस आई है या नहीं। जिस फोर्स के साथ बच्चों ने यह सवाल अनिका गुलेरिया से किया था, इस सवाल को इग्नोर करना संभव नहीं था। लेकिन अनिका गुलेरिया ने फिर भी टालने की कोशिश की थी। मैंने कहा ना, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब बच्चे नहीं माने तो अनिका गुलेरिया एकटक होकर उनकी ओर देखने लगी थी। जिस तरह से अनिका गुलेरिया बच्चों की तरफ देख रही थी, रोहित मारवा और बच्चों की सांसें अटक गई थी। अनिका गुलेरिया की खामोशी से वह समझ चुके थे कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है और उम्मीदों पर भी। अब अनिका गुलेरिया की याददाश्त को वापस लाने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। बच्चों की आंखों में उम्मीद की जगह आंसुओं ने ले ली थी। आर्यन और अलेक्जेंडर ने खुद को किसी तरह संभाला, लेकिन रिया की आंखों से आंसू की बूंद चू पड़ी थी। उधर रोहित मारवा ने भी अपने इमोशंस को किसी तरह संभाला था। उसकी आंखों में भी आंसुओं की आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन वह इस स्थिति में किसी भी तरह से बच्चों के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए अपने पलकों को बार बार झपकाते हुए उसने अपने आंसुओं को रोक लिया था। अनिका गुलेरिया ने धीरे से नाम में अपनी गर्दन हिला दी थी। हताश होकर रिया फुट फुट कर रोने लगी थी। सभी जानते हैं कि रोहित मारवा रिया से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और उसे रोते हुए नहीं देख सकता। रिया को इस तरह फुट फुट कर रोते हुए देखकर रोहित मारवा के लिए अपने इमोशंस को संभालना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी किसी तरह रोहित मारवा ने हालातों को संभालते हुए रिया को अपने गले से लगा लिया और चुप कराते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं रिया, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम की याददाश्त जरूर वापस लौट जाएगी। उसके बाद रोहित मारवा ने आर्यन और अलेक्जेंडर की तरफ इशारा किया था। वह रोहित मारवा का इशारा तुरंत समझ गए थे और बोले, डैडी आप चिंता मत कीजिए, हम रिया को संभाल लेंगे और समझा भी देंगे। आप देखना, अभी कुछ ही देर में यह हंसते खेलते हुए दिखाई देगी। रोहित मारवा ने बच्चों से कहा, अभी फिलहाल तुम सब अपने रूम में जाओ, आपकी मम्मा को डैडी से कुछ जरूरी बात करनी है। हम जल्दी ही बात खत्म करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक तरफ जहां रोहित मारवा बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। उम्मीद सिर्फ अनिका गुलेरिया की याददाश्त वापस आने की नहीं थी, बल्कि उनके बिखरते हुए रिश्ते के जुड़ने की भी थी, जो किसी अनजान तीसरे शख्स की वजह से टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। रोहित मारवा की रूह अंदर ही अंदर कांप भी रही थी कि न जाने अब अनिका गुलेरिया क्या बोलेगी, क्योंकि बेहोशी से पहले अनिका गुलेरिया ने डिवोर्स लेने की बात की थी और रोहित मारवा ने हाँ भी कर दी थी। लेकिन रोहित मारवा का दिल जानता था कि वह अनिका गुलेरिया के बिना धड़कना ही भूल जाने वाला था। इस वक्त रोहित मारवा अपने दिलों की धड़कन की आवाज धक धक बिना एस्कोप के भी सुन सकता था। रोहित मारवा नहीं चाहता था कि अब अनिका गुलेरिया उससे कोई भी बात कहे। वह चाहता था कि यह पल यही रुक जाए, ताकि पूरी जिंदगी वह अनिका गुलेरिया को यूं ही अपनी आंखों के सामने देखते हुए बिता सके। रोहित मारवा सिर्फ और सिर्फ अनिका गुलेरिया की खुशी चाहता था, चाहे इसके लिए उसे खुद को कितना भी दर्द क्यों न देना पड़े, उसे वह खुशी खुशी मंजूर था। बच्चों के जाने के बाद अनिका गुलेरिया रोहित मारवा की तरफ देखने लगी। यह निगाहें रोहित मारवा को बहुत जानी पहचानी लग रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी अनिका गुलेरिया की याददाश्त जाने से पहले लगा करती थी। मगर रोहित मारवा ने मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा, अब मेरी अनिका गुलेरिया मुझे कभी वापस नहीं मिल सकती। जो अनिका गुलेरिया मेरे सामने है वह किसी और को चाहती है और उसी के साथ रहना भी चाहती है। यह प्यार भरी निगाहें अब किसी और के दिल की सुकून बनेगी। मेरी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है। रोहित मारवा अभी यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके बच्चों का ख्याल आया। उनसे दूर होने, खासकर रिया से दूर होने के बारे में सोचते ही रोहित मारवा के शरीर में बिजली का करंट सा दौड़ गया था। उसे दो पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि खून ने शरीर में दौड़ना ही बंद कर दिया हो, धरती आसमान घूमने लगे हो। तभी रोहित मारवा ने अपना हाथ
पास पड़े सोफे की बैक सीट पर रख दिया और खुद को गिरने से संभाल लिया था। जहां कुछ पलों में ही रोहित मारवा ने अपने मन में न जाने क्या क्या सोच लिया था, वहां अनिका गुलेरिया अभी भी रोहित मारवा को लगातार देखे जा रही थी। जब रोहित मारवा ने अनिका गुलेरिया की ओर देखा और उसके बाद निगाहें झुका ली और दूसरी ओर मुड़ गया था, जैसे ही वह अनिका गुलेरिया के सामने होकर भी उसका सामना नहीं करना चाहता था, तभी एक तीखी आवाज रोहित मारवा के कानों में पड़ी, डाइवोर्स। यह आवाज अनिका गुलेरिया की थी और अनिका गुलेरिया की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही रोहित मारवा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि अब अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा का अलग होना तय हो चुका है। अब रोहित मारवा को हर सूरत में अनिका गुलेरिया को डाइवोर्स देना ही पड़ेगा। उसके बच्चों का, उसके प्यार का बंटवारे का वक्त आ चुका था। अनिका गुलेरिया ने अपनी बात पूरी की। डिवोर्स देना चाहते हो तुम मुझे मिस्टर मारवा? यादाश्त तो मेरी गई, लेकिन तुम्हें तो हमारा प्यार याद है ना? यादाश्त चले जाने के बाद अनिका गुलेरिया का बेसिक नेचर तो नहीं बदल जाएगा? क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि अनिका गुलेरिया को पाने के लिए, उसके मन में प्यार जगाने के लिए तुमने क्या क्या किया था? अनिका गुलेरिया तो रोहित मारवा की ही है ना? क्या तुम्हें अनिका गुलेरिया के प्यार का विश्वास नहीं है क्या? तुम्हारे मन में अलग अलग होने की बात भी कैसे आ गई? जिस तरह से अनिका गुलेरिया ने रोहित मारवा से सवाल पूछा था, रोहित मारवा की आंखें बड़ी हो गई थी। वह अनिका गुलेरिया की ओर मुड़ा और एक टक अनिका गुलेरिया की ओर हैरानी से देखने लगा था। यह हैरानी दो वजह से थी। एक, अनिका गुलेरिया ने रोहित मारवा को मिस्टर मारवा कहकर बुलाया था, जो कि पुरानी अनिका गुलेरिया उसे बुलाया करती थी। सिर्फ पुरानी अनिका गुलेरिया ही जानती थी कि रोहित मारवा ने उनके मन में जगह बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। इसके बारे में यादाश्त जाने के बाद अनिका गुलेरिया की कभी किसी से कोई बात भी नहीं हुई थी। दूसरा, डाइवोर्स रोहित मारवा नहीं देना चाहता था, बल्कि अनिका गुलेरिया ने खुद रोहित मारवा से डाइवोर्स मांगा था। फिर अनिका गुलेरिया रोहित मारवा पर इल्जाम क्यों लगा रही थी? जहां एक और प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक नई तरह का तूफान उठ खड़ा हुआ था, वहीं दूसरी ओर बिक्की अपने कमरे में इधर से उधर बेचैन टहल रहा था। अनिका गुलेरिया के बुलाए हुए कैफे में 3 घंटे इंतजार करने के बाद वह वापस अपने कमरे की तरफ लौट गया था, लेकिन अब लगातार उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि न जाने क्यों अनिका गुलेरिया ने खुद ही बुलाया और उसके बाद वह मिलने भी नहीं आई है। इससे पहले अनिका गुलेरिया ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया था। हमेशा अनिका गुलेरिया बिक्की से पहले ही पहुंच जाया करती थी, चाहे मिलने की जगह कोई भी रही हो। कभी बिक्की को लगता कि जरूर अनिका गुलेरिया किसी काम में फंस गई होगी, या उसे रोहित मारवा ने रोक लिया होगा, या फिर उसे बच्चों ने रोक लिया होगा। हो सकता है वह लोग कहीं घूमने चले गए हों। वैसे भी तो यह सब यहाँ वेकेशन पर आए हैं, और भला ऐसी स्थिति में अनिका गुलेरिया कैसे मना कर पाई होगी? इसलिए उसे उनके साथ जाना पड़ा होगा। पर अनिका गुलेरिया को एक मैसेज करके बताना चाहिए था कि वह नहीं आ पाएगी, और अगर तब नहीं बता पाई तो कम से कम बाद में ही बता देती। क्या वजह हो सकती है कि अनिका गुलेरिया मिलने नहीं आई? तभी अचानक से बिक्की को एक झटका लगा। उसके दिमाग में एक बात दौड़ गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिका गुलेरिया मुझसे नाराज हो गई हो। मैंने कल अनिका का हाथ पकड़ लिया था, वह भी अनिका की परमिशन के बिना। अपने सिर पर एक हाथ मारते हुए बिक्की ने खुद से ही कहा, न जाने कल मुझे क्या हो गया था बिक्की, जो तुमने ऐसे बेवकूफी कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिका मुझसे मिलने में इनसिक्योर फील कर रही हो? अब जैसे ही अनिका मुझसे मिलेगी, सबसे पहले मैं अनिका से कल के बर्ताव के लिए माफी मांग लूंगा। ऐसा सोचकर बिक्की फिर से इधर से उधर टहलने लगा था। वैसे तो बिक्की एक सुलझा हुआ इंसान था, लेकिन आज वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह अनिका गुलेरिया की चिंता की वजह से बेचैन था या अनिका गुलेरिया को न देख पाने की वजह से। तभी उसे ख्याल आया, मैं खुद ही अनिका गुलेरिया को मैसेज करके या फिर कॉल करके पता कर लेता हूँ कि क्या हुआ है। ऐसा सोचते ही बिक्की ने अपना फोन उठाया। अनिका गुलेरिया ने रोहित मारवा से कहा, मुझे इस तरह देखना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। अनिका गुलेरिया की आवाज में जो गुस्सा और कशिश रोहित मारवा ने महसूस की, उससे पल भर के लिए रोहित मारवा के पूरे शरीर में रोमांस पैदा हो गया था। उसे लगा जैसे पुरानी अनिका गुलेरिया सामने खड़ी है। सहसा ही रोहित मारवा के मुंह से निकल गया, अनिका गुलेरिया, क्या तुम्हारी यादाश्त लौट आई है? कहकर खुद ब खुद रोहित मारवा के कदम अनिका गुलेरिया की ओर बढ़ गए थे। इस वक्त अनिका गुलेरिया अपने बिस्तर से उठकर नीचे फर्श पर खड़ी हो गई थी। अब रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया के बीच सिर्फ एक कदम का फासला था। रोहित मारवा अपनी जगह पर रुक गया और अनिका गुलेरिया के जवाब का इंतजार करने लगा था।
रोहित मारवा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि अनिका गुलेरिया कह दे कि उसकी याददाश्त वापस लौट आई है। रोहित मारवा को उसकी अनिका गुलेरिया वापस मिल गई है। इससे पहले कि रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया के बीच का फासला और कम हो जाता, अनिका गुलेरिया ने अपना एक हाथ आगे करके रोहित मारवा के सीने पर रख दिया और दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन किया और जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब बाद में दूंगी। आज पहले तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दोगे मिस्टर मारवा, एकदम सीधा सीधा जवाब। उधर इससे पहले कि बिक्की अनिका गुलेरिया को कॉल कर पाता, उसके फोन पर एक नंबर फ्लैश होने लगा था। फोन नंबर को देखकर बिक्की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से वो आवाज आई, और बिक्की साहब बताइए, अब तक काम हो गया या नहीं? बिक्की ने जवाब देते हुए कहा, ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो अक्सर लग जाया करता है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैंने कहा ना तुम्हारा काम हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए सन्याल जी। इसी तरह कुछ देर दोनों में बातचीत हुई थी और उसके बाद सागर सन्याल ने फोन रखने से पहले कहा, तुम्हारी कीमत जितनी तुम चाहो, जब तुम कहो तुम तक पहुंचा दी जाएगी। उधर रोहित मारवा अनिका गुलेरिया की आंखों में देखते हुए उसके सवाल का इंतजार कर रहा था। रोहित मारवा इस वक्त किसी भी ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार था जो किसी तरह उसके रिश्ते को बचा सके। रोहित मारवा की आंखों में अनिका गुलेरिया के सवाल का इंतजार। जब अनिका गुलेरिया ने देखा तो उनसे पूछा, मिस्टर मारवा, आकाश की मौत से तुम्हारा क्या संबंध है? यह सवाल अनिका गुलेरिया ने जितना सीधे सीधे पूछा था, रोहित मारवा के लिए यह जैसे उसके ऊपर उठाए गए सवाल जैसा था, मानो अनिका गुलेरिया को आकाश गुलेरिया की मौत का लेकर रोहित मारवा पर शक हो। रोहित मारवा ने पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं आकाश गुलेरिया की मौत का जिम्मेदार हूँ? अनिका गुलेरिया ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मुझे मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए, और सच में भी आजकल मैं तुमसे जब भी कोई सवाल पूछती हूँ तो तुम उसका सीधा और सच्चा जवाब नहीं देते हो, उसे गोल गोल घुमाकर टाल देते हो। और यह भी एक वजह है कि आज हमारे रिश्ते को तुमने डाइवोर्स तक पहुँचा दिया है। रोहित मारवा ने बड़ी धीमी और पोलाइट आवाज में कहा, क्या अनिका गुलेरिया, सच में हमारे रिश्ते को मैंने डाइवोर्स तक पहुँचाया है? इससे पहले कि बात एक बार फिर से अपना रुख बदलकर दूसरी दिशा में चली जाती, अनिका गुलेरिया ने सख्ती से कहा, मिस्टर मारवा, सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। रोहित मारवा ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी अगर मैं कहूँ कि आकाश गुलेरिया की मौत का रिश्ता मेरे साथ नहीं है तो? हाँ, यह सच है कि हमारे बीच बिजनेस राइवलरी हमेशा से रही है, लेकिन निजी जिंदगी में वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है और यह बात तुम भी जानती हो। तुम्हारे और मेरे लिए आकाश से जितना किया, उसके बदले में मैं चाहे कुछ भी कर लो, उसकी दोस्ती और रिश्ते की कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। रोहित मारवा की बात का जवाब देते हुए अनिका गुलेरिया ने कहा, जो गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अनिका गुलेरिया की सत्य सुनते ही रोहित मारवा बड़े ही ध्यान से अनिका गुलेरिया की तरफ देखने लगा था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका गुलेरिया ने कहा, मैं तुम पर विश्वास करूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे कोई बात मुझे बता सकते हो जिससे मैं अपने दिमाग को यह सबूत दे सकूं कि उस एक्सीडेंट के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? कुछ सोचने के बाद रोहित मारवा ने अनिका गुलेरिया से कहा, उस कंपनी में मिस्टर करण गुलेरिया यानी कि पापा ने आधे से ज्यादा शेयर तुम्हें देने की बात कही थी, लेकिन तुमने इनकार करते हुए आधे से ज्यादा शेयर आकाश गुलेरिया को देने के लिए कह दिया था, ताकि कंपनी में किसी भी तरह के डिसीजन लेने में आकाश को दिक्कत न आए। इतनी बात तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक सच है जो तुम तीनों के अलावा मैं भी जानता हूँ। अनिका गुलेरिया ने पूछा, कैसा सच? कैसा सच मिस्टर मारवा? रोहित मारवा ने जवाब देते हुए कहा, इसके बाद भी आकाश गुलेरिया की जीत के कारण मिस्टर करण गुलेरिया एक वसीयत बनवाए थे, जिसके अनुसार उनके जीते जी या मरने के बाद तुम जब चाहो तब तक ही आकाश गुलेरिया के पास पावर और अटॉर्नी रहेगा, यानी कि तुम जब चाहो तब कंपनी के 80% शेयर होल्डर्स होने के नाते मालकिन बन सकती हो, और तुम्हारे बाद हमारी बेटी रिया गुलेरिया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित मारवा ने कहा, आकाश उस कंपनी को जिस भी ऊंचाई पर ले जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वह कंपनी तुम्हारी है। तुम या रिया जितनी ज्यादा ऊंचाई पर रहोगी, मेरे लिए उतनी ही प्राउड की बात होगी। अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अनिका को देखते हुए रोहित मारवा ने कहा, जिस कंपनी की मालकिन मेरी पत्नी हो, जिसका प्रॉफिट मेरी क्वीन एंड प्रिंसेस का हो, जिसके लिए किंग को किसी की मौत की साजिश करने की क्या जरूरत हो सकती है? यह तो हुई सबूत की बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं। इस बार बोलते हुए रोहित मारवा की आवाज में दर्द उतर आया था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अनिका,
मेरी हकीकत तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ एक कंपनी के लिए मैं अपने ही रिश्तेदार की जान लूंगा? तुम तो जानते ही हो मैं बचपन से ही अपने ही घर में अपनों के बीच कितना बेगाना रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने कभी किसी के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की कि मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगे। मैं सच कहता हूँ अनिका, बेकसूर है तुम्हारा पति, विश्वास करो मेरे पे। अनिका रोहित मारवा की बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि उस वसीयत के बारे में मिस्टर करण गुलेरिया, आकाश गुलेरिया और अनिका के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता था। तब रोहित मारवा को यह कैसे पता चला था? अनिका ने रोहित मारवा से पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें यह सब कैसे पता चला? अनिका के इस सवाल पर रोहित मारवा की उम्मीदें और भी बढ़ने लगी थी कि जरूर अनिका की याददाश्त वापस आ गई है। रोहित मारवा ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, तुम चाहो तो मिस्टर करण गुलेरिया को फोन करके पूछ सकती हो। वैसे भी तुम अपने पति को अंडर एस्टिमेट करके कैसे रख सकती हो? तुम ही बताओ, मुझसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? जब तुमने मुझे नहीं बताया था तभी मुझे पता लग ही गया था कि तुम ही वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता हो। जब तुमने मुझे नहीं बताया था कि मेरे बेटे की मॉम तुम हो, तभी मुझे पता चल ही गया था। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कहती या रोहित मारवा अपनी बात आगे बढ़ाता, दरवाजे पर नॉक करने की आवाज सुनाई देने लगी। तीनों बच्चे दरवाजे पे खड़े थे। आर्यन और अलेक्जेंडर ने समझा बुझा कर रिया को शांत कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर तीनों बच्चे के मन में तूफान उठा हुआ था, क्योंकि डाइवोर्स लेने की बात बेहोशी से पहले जब अनिका ने कही थी तो तीनों बच्चों ने अपने रूम के दरवाजे के पीछे से इस बारे में सुना था। अब उन्हें लग रहा था कि किसी तरह से मॉम डैड के बीच में बढ़ रही बहस को हमें रोकना होगा, ताकि सिचुएशन बदतर न हो जाए। जैसे ही रोहित मारवा ने दरवाजा खोला, बच्चों ने एक साथ कहा, हमें बहुत भूख लगी है। मॉम डैड प्लीज चलिए ना, डिनर साथ में करते हैं। अलेक्जेंडर ने आर्यन की तरफ आंखों से इशारा किया। इशारा समझकर आर्यन बोला, वैसे भी डैडी आज कितना खुशी का दिन है। रिया की याददाश्त ठीक हो गई है, वह अपनी हर दिन के भूलने वाली बीमारी को पूरी तरह से आजाद हो गई है। इस पर रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर मुस्कुराते हुए कहा, और जल्दी ही मम्मा की याददाश्त भी वापस आ जाएगी और मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और पहले की तरह हमारे साथ भी रहेंगे। रोहित मारवा ने बच्चों का मन रखने के लिए एक मुस्कुराहट दी और अनिका की तरफ देखा था। अनिका भी बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वह अपनी जगह से आगे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसके बाद वह दोनों अपने तीनों बच्चों के साथ डिनर टेबल पर जाकर बैठ गए थे, लेकिन एक बार फिर से रोहित मारवा के अंदर ही अंदर घमासान युद्ध चलने लगा था। क्या अनिका की याददाश्त वापस आ गई है, या फिर वह सब यह सवाल इसलिए कर रही है क्योंकि वह हमारे रिश्ते को मौका देना चाहती है? अनिका ने ऐसा क्यों कहा कि अनिका तो सिर्फ रोहित मारवा की है? कहीं मैं बेवजह ही अनिका पर शक तो नहीं कर रहा? कहीं अनिका आज भी मन ही मन मुझसे ही तो प्यार नहीं करती जैसे मैं करता हूँ? पर मैंने अनिका को जिस शख्स के साथ देखा था, अनिका उसके बारे में कुछ बता क्यों नहीं रही है? जब मैंने उसके बारे में पूछा तो अनिका ने डाइवोर्स की बात क्यों कर दी? यह सब सोच सोच कर रोहित मारवा का दिमाग फटा जा रहा था। जहाँ एक तरफ रोहित मारवा के चेहरे पर तनाव, चिंता, उत्तेजना सब एक साथ दिखाई दे रहा था, वहीं अनिका का चेहरा एकदम शांत दिखाई दे रहा था। बड़े ही प्यार से उसने अपने तीनों बच्चों और रोहित मारवा को खाना सर्व किया था। रोहित मारवा अनिका को बड़ी ही ध्यान से देख रहा था और उसकी हर हरकत पर हैरान हो रहा था। सभी ने बैठकर अच्छे से खाना खाया। बच्चे लगातार कोई न कोई ऐसी बात करते रहे जिससे कि सब हंस सके। पिछली रात की घटी सारी बातें बच्चे रोहित मारवा को बता चुके थे। अब वह बारी बारी सारी बातें अनिका को भी बताने लगे थे। तभी बीच में रिया ने कहा, मॉम यू नो माई बोथ ब्रदर आर स्टूपिड। यह इतने ज्यादा पागल हैं कि मेरे पीछे पीछे खाई में कूद गए थे। अगर सच में उसमें कोई खतरा होता और अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या यह दोनों खुद बचा पाते? इन दोनों ने इतना भी नहीं सोचा। वैसे दोनों बड़े भाई बनते हैं और होशियार भी बनते हैं। इस बात पर सभी हंसने लगे थे। अनिका ने बड़े ही प्यार से अपने दोनों बेटों के सर पर हाथ फेरा और मन ही मन उस पर प्राउड भी फील करने लगी थी। बच्चे अनिका और रोहित को अपनी तरफ से एक करने की कोशिश कर रहे थे। उनके बीच के मनमुटाव को दूर करना चाहते थे। खाना खत्म होने के बाद सभी डिनर टेबल से उठे। रोहित और अनिका अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तभी अलेक्जेंडर ने रिया का हाथ पकड़ लिया और आंखों से इशारा किया। अलेक्जेंडर का इशारा पाते ही रिया ने आगे बढ़कर मॉम डैड का हाथ पकड़ लिया था और कहा, चलो कुछ खेलते हैं। दरअसल बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते थे कि उन्हें अपने मॉम और डैड में से किसी एक का चुनाव न करना पड़े। उनके मॉम डैड हमेशा की तरह उन सभी के साथ एक परिवार की तरह ही रहे।
रोहित और अनिका दोनों ही जल्द जल्द में अपने बेडरूम में लौटना चाहते थे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाना भी था, लेकिन बच्चे भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। रोहित बच्चों को मना कर पाता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। जब रोहित ने देखा तो दादी माँ का फोन आ रहा था। रोहित को याद आया कि कल से लेकर अभी तक उसने दादी माँ से बात नहीं की थी, जबकि दादी माँ उसे कई बार फोन भी कर चुकी थी, लेकिन रोहित ने इस बार भी फोन नहीं उठाया था। उसने सोचा बच्चों को समझा बुझाकर रूम में सोने के लिए भेजने के बाद वह दादी माँ से बात करेगा। इधर अनिका बच्चों को मना कर पाती उससे पहले ही एक बार अनिका के फोन पर दादी माँ का कॉल आने लगा। अनिका दादी माँ का कॉल लेते हुए बालकनी की ओर चली गई थी। अनिका की आवाज सुनने के बाद दादी माँ को अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह पुरानी अनिका से बात कर रही थी। दादी माँ ने रोहित और बच्चों के बारे में पूछा और उसके बाद फोन स्पीकर पर रखकर सबसे बात करने के लिए कही थी। अनिका वापस बालकनी से लिविंग हॉल में आ गई और फोन को स्पीकर पर रख दिया था। उसके बाद दादी ने बारी बारी से सबसे बात की और बताया, मैं कल से रोहित को फोन कर रही हूँ एक जरूरी बात बताने के लिए। तुम लोग आजकल की जनरेशन इन सब बातों को नहीं मानते, लेकिन मैं ठहरी बुढ़ी माँ, मेरी आंखों ने दुनिया देखी है। मैं अभी भी सगुन अपशगुन को मानती हूँ। मैंने माना किया था कि घर से इस वक्त निकलना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, पर तुम लोगों ने एक बात नहीं सुनी थी। मैंने मन के तसल्ली के लिए मैंने घर में पूजा रखवाई थी। अब क्योंकि पूजा ठीक तरीके से पूरी हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों की जिंदगियों में भी सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दादी माँ को सभी ने गुड नाइट विश किया और फोन रख दिया था। दरअसल दादी माँ कल से रोहित को यही बताने के लिए फोन कर रही थी कि उन्होंने घर में अनिका और रोहित के नाम से ग्रह दोष निवारण की पूजा रखवाई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन दोनों को दूसरों की नजर लग गई है और उनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन रोहित ने फोन नहीं उठाया था। रात काफी हो चुकी थी। अब रोहित और अनिका ने बच्चों को अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहा और सुबह साथ में खेलने का प्रॉमिस किया। तीनों बच्चे अपने रूम की तरफ चले गए, मगर रोहित और अनिका रूम में पहुंचते उससे पहले ही रोहित का फोन बज उठा था। रोहित ने फोन पर सनी के डॉक्टर की कॉल थी। रोहित ने फोन उठाया और कहा, यस डॉक्टर, कहिए। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रोहित मारवा, वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सनी की हालत कैसी है। मैंने फिर सनी की बॉडी में मूवमेंट को महसूस किया है, लेकिन अब मुझे सनी की हालत को देखकर डर भी लग रहा है। सनी की बॉडी में पॉजिटिव सिस्टम दिखने के बाद भी अभी तक उसे होश नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आकर सनी को मिले और उससे बातें करें। वह भले ही कोमा में है और बातें नहीं कर सकता, लेकिन सुन जरूर सकता है। रोहित ने कहा, क्या कोई चिंता की बात है डॉक्टर? आप मुझे साफ साफ कह सकते हैं, मैं अभी तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं मिस्टर मारवा, इतनी चिंता वाली बात नहीं है, आप आराम से सुबह आकर मिल लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर ने फोन रख दिया था। पास में खड़ी अनिका सब कुछ सुन रही थी। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या हम अभी जाकर सनी को मिल सकते हैं? अनिका की बात पर हैरान होते हुए रोहित ने कहा, क्या तुम अभी इस वक्त सनी को मिलने जाना चाहती हो? अनिका ने अपना सिर हाँ में हिला दिया था। रोहित ने एक पल के लिए कुछ सोचा और जेंटलमैन की तरह मुस्कुराकर एक हाथ आगे करके अनिका के पहले आगे बढ़ने का इशारा किया। अनिका बाहर की तरफ न जाकर पहले बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ गई और उसके बाद रूम का दरवाजा खोलकर देखी। तीनों बच्चे गहरी नींद में सो चुके थे। आज कई दिनों के बाद तीनों बच्चे इतनी सुकून की नींद में थे। अनिका ने वापस दरवाजा बंद किया और प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर की ओर चल पड़ी थी। रोहित और अनिका के बाहर आते ही सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट पोजीशन में आ गए और वह कुछ साथियों के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनिका रोहित की तरफ मुड़ी और धीमी आवाज में कही, किंग के लिए क्वीन जितनी जरूरी है, क्या प्रिंसेस उससे भी ज्यादा जरूरी नहीं है? बच्चों की सिक्योरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अनिका ने जिस अंदाज में रोहित की आंखों में आंखें डालकर यह बात कही थी, रोहित के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। कभी उसे लगता कि उसे खुश होना चाहिए और कभी लगता कि उसे पहले अनिका से कंफर्म कर लेना चाहिए। वह अनिका से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन आसपास सिक्योरिटी गार्ड को देखकर चुप रहना बेहतर समझा। रोहित ने गार्ड को इशारा किया। रोहित का इशारा मिलते ही गार्ड में से एक आधे गार्ड वापस प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ चले गए थे और बचे हुए गार्ड रोहित के साथ अनिका के साथ आगे की ओर बढ़ गए थे। लिफ्ट से होकर जैसे ही रोहित और अनिका बाहर पहुंचे, ड्राइवर कार के साथ पहले से ही खड़ा था। जैसे ही रोहित ने अनिका के लिए कार का दरवाजा खोला, अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, ड्राइविंग मैं करूंगी। रोहित के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से बाहर आ गया था और अनिका जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी।
कार को आगे बढ़ाते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, तो अब बताइए मिस्टर मारवा, सनी के साथ उस दिन क्या हुआ था जब तुम दोनों साथ में थे? अनिका का सवाल सुनते ही पल भर के लिए रोहित के दिल की धड़कनें रुक गई और उसके बाद जोरों से धड़कने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बिजली की तारें उसके दिल के हाथों की ओर, कुछ पैरों की ओर और कुछ उसके सिर की ओर करंट के साथ बह रही हो। रोहित ने किसी तरह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को संभाला, लेकिन फिर भी अनिका ने रोहित के चेहरे के भाव देख लिए थे। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, मैंने बताया तो था कि वह एक एक्सीडेंट था। और इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका ने सख्त आवाज में कहा, मिस्टर मारवा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे मेरे हर सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए और वह भी सच। तुम मेरी बात टाल नहीं सकते, जो हुआ था वह बताइए। उस वक्त तुमसे क्या कहा था सनी ने, या फिर तुमने क्या कहा था सनी से? रोहित अब समझ चुका था कि किसी भी बात को छुपाने से कोई फायदा नहीं था। वैसे भी रोहित अनिका से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। उसने अनिका को सिर्फ इसलिए सच नहीं बताया था क्योंकि अनिका की दिमागी स्थिति अभी ठीक नहीं थी। लेकिन इस वक्त जिस जोर के साथ अनिका सवाल कर रही थी, रोहित को लगा यह सही वक्त है अनिका को सच बताने का। रोहित ने कहा, सनी ने शर्मिला के भाई के लिए V16 पावर ड्रग की मांग की थी। उसकी बात सुनकर पता नहीं कैसे मुझे गुस्सा आ गया था। यह मेरी सनी के लिए चिंता ही थी कि मैं चाहता था कि वह हमारे दुश्मनों के हाथ की कठपुतली न बन सके। सनी को डांटते हुए जब मैं उसे इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कह रहा था, तब मेरी पीठ सनी की तरफ थी। जब मैंने मुड़ा तो मैंने देखा कि वह अपने कदम लगातार पीछे की तरफ कर रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह पाता या उसे बचा पाता, सनी पीछे की ओर टेरेस से नीचे गिर गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बचा पाता, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। और उसके बाद क्या हुआ यह तो तुम जानती ही हो। अनिका ने हैरानी से रोहित की तरफ देखा। अनिका की आंखों में हैरानी देखकर रोहित ने कहा, V16 पावर ड्रग क्या है यह मैं तुम्हें फिर बाद में आराम से बता दूंगा। इस पर अनिका ने जवाब देते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है V16 पावर ड्रग क्या है। रोहित ने जैसे ही अनिका के मुंह से यह बात सुनी, उसने झट से अनिका से पूछा, इसका मतलब है कि तुम्हारी? इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका ने ड्राइविंग करते हुए अपनी एक उंगली रोहित के होठों पर रख दी थी। अनिका की याददाश्त जाने से लेकर अब तक यह पहली बार था जब अनिका ने रोहित के चेहरे को स्पर्श किया था। अनिका का स्पर्श पाते ही रोहित के पूरे शरीर में ठंडे सिहरन के साथ गुदगुदी महसूस होने लगी थी। एक मीठा सुकून सा एहसास और एक बड़ी सी उम्मीद रोहित के चेहरे पे दिखाई देने लगी। रोहित के दिल की धड़कनें रोहित को अपने कानों से सुनाई दे रही थी। अनिका ने कहा, मैंने कहा ना, सवाल सिर्फ मैं करूंगी और तुम सिर्फ जवाब दोगे। जब मेरे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे तब तुम सवाल पूछना और तुम्हारी अनिका फिर जवाब देगी। अनिका ने जिस अंदाज में यह बात कही थी, रोहित का पेशेंस उसका साथ छोड़ने लगा था। उसके कानों में सिर्फ तुम्हारी अनिका शब्द गूंज रहा था। वह जल्द से जल्द सिर्फ एक ही बात जानना चाहता था कि क्या अनिका की याददाश्त वापस आ गई है या फिर अनिका याददाश्त जाने का नाटक कर रही थी। चाहे जो भी हो, रोहित सिर्फ इतना चाहता था कि अनिका यह कह दे कि उसे सब कुछ याद है। अनिका ने कहा, हमारे दुश्मनों के हाथ हमसे होकर अब हमारे अपनों तक पहुंच चुके हैं। इस बार की लड़ाई पिछली बार से ज्यादा मार्वलस और फैंटास्टिक होने वाली है। तैयार तो हो ना? अनिका जितनी भी बार कोई बात कहती, रोहित की हैरानी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती थी। रोहित अभी भी अनिका को हैरानी से देख रहा था। अनिका ने बिना रोहित की तरफ देखे अपना ध्यान ड्राइविंग पर रखते हुए रोहित से कहा, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? हैरानी तो मुझे होनी चाहिए। जिस रोहित का IQ 280 के पार है, जो रोहित हमेशा हर स्टैंड पर बिल्कुल क्रियल होता था, आज वह झिझकने लगा है, घबराने लगा है और पजल भी होने लगा है। यहाँ तक कि अपनी समस्याओं से निपटने की जगह शराब और सिगरेट में खुद को झोंक देता है। वह रोहित जिसने अपने परिवार के लिए दुश्मन की गोली अपने सीने पर खाई हो, उसे आज इंस्पेक्टर गिरिवाल जैसे भ्रष्ट लोगों की जरूरत पड़ने लगी है। वैसे इंस्पेक्टर गिरिवाल से आपका क्या रिश्ता है मिस्टर मारवा? अनिका का हर सवाल रोहित के लिए किसी हाइड्रोजन बम के हमले से कम नहीं लग रहा था और रोहित इस वक्त खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि सिवाय इस हमले को अपने ऊपर झेलने के उसके पास कोई चारा नहीं था। एक तरफ रोहित को अच्छा लग रहा था कि आज अनिका को सब कुछ सच सच पता चल रहा है, तो दूसरी तरफ अनिका के सवाल रोहित को शक के घेरे में खड़ा कर रहे थे। इससे पहले कि रोहित कुछ कहे, अनिका और रोहित सनी से मिलने अस्पताल के पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। अनिका ने अपना फोन तेजी से निकाला और उस पर कुछ टाइप करने लगी थी। अनिका की उंगलियां फोन पर बहुत तेजी से चल रही थी। रोहित ने अनिका की तरफ देखा और पूछा,
क्या हुआ अनिका, क्या कोई परेशानी है? अनिका ने रोहित की तरफ देखे बिना ही ना में अपनी गर्दन हिला दी थी और बोली, हाँ बस 3 मिनट। आज मेरे घर में पूजा था, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये कहानी मैं आज से कंटिन्यू कर रही हूँ, जो इस कहानी का सेकेंड पार्ट है। आप लोग इसको सुनते रहिए, इसको एंजॉय करते रहिए और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।